यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे यह इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आपका स्वागत करता हूं कहानी अपराध की चैनल पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं फिर एक ऐसे क्राइम की स्टोरी लेकर आया हूँ जिसने पूरे पुणे शहर को हिला कर रख दिया था। एक शहर, 4 सीरियल किलर, 14 महीने में 10 हत्याएं। हाँ, आपने सही सुना, यह कुख्यात मामला 1983 का है, जब पुणे शहर में इन 4 सीरियल किलर को फांसी पर लटका दिया गया था। लेकिन जनवरी 1976 से मार्च 1977 के बीच जो हुआ वह कुछ ऐसा है जिसकी सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यह जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें। 1976 से 1970 तक 1 साल से अधिक समय तक पूरे पुणे में किस वजह से झटके लगे, यह सब तब शुरू हुआ जब पुणे के अभिनव कला महाविद्यालय में राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम कान्होजी, जगताप और मुनव्वर हारून शाह नाम के 4 छात्र दोस्त बन गए। जहां वे स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, जो समूह कभी भी शिक्षाविदों के बारे में गंभीर नहीं था, वह कॉलेज में भी एक उपद्रव था और दूसरों को परेशान करने और अराजकता पैदा करने के लिए जाना जाता था। चूँकि उनमें से 4 शराब पीना प्रतिबंधित गतिविधियों में थे, इसलिए उन्होंने छोटी मोटी चोरी और चोरी करना शुरू कर दिया ताकि वे अपनी नियमित शराब को बनाए रख सकें। कॉलेज परिसर में बाइक चोरी करने से लेकर इधर उधर छोटी छोटी रकम और उपयोगिताओं को चोरी करने तक समूह ने कभी भी असामाजिक गतिविधियों से परहेज नहीं किया। अपने बदचलनी से मिली छोटी छोटी रकम से नाखुश चारों ने अगली बार बड़ा होने का फैसला किया। जनवरी 1976 में इन्होंने अपने सहपाठी प्रकाश हेगड़े का अपहरण करने का फैसला किया, जिनके पिता होटल विश्व नामक कॉलेज परिसर के एक पास के होटल चलाते थे। उन्होंने प्रकाश को करवे रोड पर जक्कल के टिन शेड में बुलाया और कहा कि वे उसके साथ व्यावसायिक प्रस्तावों पर चर्चा करना चाहते हैं। इधर उन्होंने उसे अपने पिता को एक नोट लिखने के लिए मजबूर किया कि वह घर छोड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और पेशवे पार्क में ले गए। पेशवे पार्क अब स्थायी रूप से काटराज चिड़ियाघर में स्थानांतरित कर दिया गया है। सारसबाग में एक पार्क था, उसी क्षेत्र में जहां माधवराव पेशवे ने 1777 में एक निजी मैनेजरी की स्थापना की थी। यहाँ उन्होंने उसे नायलॉन की रस्सी से गला घोंट दिया, उसके शरीर को लोहे के बैरल में डाल दिया था, कुछ फेंक दिया, उसमें पत्थर डाले और उसे पार्क की एक झील में धकेल दिया। अगले दिन उसके पिता को एक फिरौती का नोट भेजा गया, जिसने अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद में फिरौती की व्यवस्था की, लेकिन व्यर्थ। स्थानीय पुलिस को पता चला कि जब शव पानी में निकला तो यह विशेष हत्या सुहास चांडक नामक एक अन्य सहपाठी के साथ की गई थी, जो बाद में अपने अपराधों को कबूल करेगा और समूह का पर्दाफाश करेगा। अगस्त 1976 कोल्हापुरी। अगस्त 1976 में गिरोह ने एक व्यवसायी के घर पर हमला करने का असफल प्रयास किया, क्योंकि उसके सुरक्षा गार्डों ने उन पर आरोप लगाया और उन्हें भगा दिया। अक्टूबर 1976 अच्युत जोशी, पुणे। फिर अक्टूबर 1976 में एक बड़ा झटका लगा जिससे पूरा शहर सदमे से दहल उठा। 31 अक्टूबर की रात को उनका मुख्य निशाना अमीर व्यापारी अच्युत जोशी थे। यह गिरोह विजयनगर कॉलोनी सदाशिवपेट स्थित उसके घर में घुस गया। घटना के वक्त घर में जोशी और उनकी पत्नी ही थे। उन्हें बांध दिया गया और नायलॉन की रस्सियों से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। जब उनका किशोर पुत्र आनंद घर आया तो उन्होंने उस पर हमला किया और उसे नंगा कर दिया। फिर उन्होंने उसका भी रस्सी से तब तक गला घोंट दिया जब तक कि वह मर नहीं गया। समूह घर से ढेर सारे गहने, हजारों रुपए और एक महंगी घड़ी लेकर चले गए। नवंबर 1976 यशोमती बफाना। उनका अगला शिकार यशोमती बफाना था, जो एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व था और शंकर सेठ रोड पर एक विशाल बंगले में रहता था। हालांकि उसके बंगले में घुसते समय वे उसके सुरक्षा गार्डों द्वारा पकड़ लिए गए और उन्हें तब तक पीटा गया जब तक वे भाग नहीं गए। दिसंबर 1976 अभ्यंकार। उसी वर्ष 1 दिसंबर को समूह ने बड़े पैमाने पर हमले की योजना बनाई और 5 के एक परिवार को मार डाला। स्मृति मंगला भंडारकर रोड पर एक प्रसिद्ध परिसर, जो एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर का घर था। उनकी पत्नी इंदिराबाई
उनकी नौकरानी सकूबाई वाघ, पोती जुई और पोता धनंजय थे। जब यह घटना हुई तो उनके बेटे गजानन और बहू हीराबाई रात के खाने के लिए बाहर गए थे। इन चारों अपराधियों ने सामने के दरवाजे तक पहुंचकर घंटी बजाई। जब धनंजय ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने उसके मुंह में एक रुई का गोला रख दिया ताकि वह चिल्लाए नहीं। उसके हाथ मौके पर बांध दिया और उसे अंदर ले जाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने घर के चारों ओर घूमने के लिए मजबूर किया, जिसमें दिखाया गया था कि महंगी संपत्ति कहाँ थी, इससे पहले कि वे उसे भी मार दें। 1 घंटे बाद काशीनाथ का पुत्र और उनकी पत्नी लौट आए और उनकी पूरी दुनिया दुर्घटनाग्रस्त हो गई, क्योंकि उन्होंने कुछ ही घंटों में अपने पूरे परिवार का अंत देखा था, सबसे भीषण तरीके से। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। इस घटना के बाद से पूरा पुणे शहर दहशत में आ गया। शाम 6 बजे के बाद लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और सिनेमा घरों में रात के शो खाली थे। अब रात पूरे शहर में विशेष पुलिस बल की टीम को रडार पर तैनात किया गया। मार्च 1970 अनिल गोखले हत्या में उनका अंतिम हाथ तब था जब उन्होंने अपने एक पुराने सहपाठी जयंत गोखले के भाई अनिल गोखले की हत्या कर दी थी। अनिल अलका टॉकीज में अपने भाई से मिलने जा रहा था, तभी जक्कल ने उसे सवारी की पेशकश की। फिर उसे एक पुराने शेड में ले जाया गया और फिर से एक सीढ़ी से बंधी नायलॉन की रस्सी से गला घोंट दिया गया। उनके मरने के बाद सीढ़ी से जुड़े शव को मुलामुथा नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस को जब पानी में जिंदा लाश मिली तो उन्हें पता चला कि ये वही गैंग है। तभी एसपी मधुसूदन हुल्यालकर ने बीच बजाव कर पूछताछ शुरू की। यह पता लगाने के बाद कि सभी अनिल गोखले को आखिरी बार किसके साथ देखा गया था, गिरोह के 4 सदस्यों को जहां से वे थे उठा लिया गया और पुलिस स्टेशन लाया गया और पूछताछ की गई। उन चारों ने अलग अलग बयान दिए और पुलिस को अब यकीन हो गया कि यह वही हैं। अंत में वे यह भी स्वीकार करते हैं कि प्रकाश का शरीर एक बैरल में था, जो अब तक एक पूरा कंकाल था। उन्होंने कहा कि उन्होंने दस्ताने पहने थे ताकि उनकी उंगलियों के निशान का पता न चले और व्यक्ति को नंगा कर दिया ताकि वह घर से बाहर न जाए। उन्होंने स्निफर डॉग से बचने के लिए मजबूत परफ्यूम का इस्तेमाल करना स्वीकार किया था। 15 मई 1978 तक पुणे में मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई थी और 4 महीने बाद उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया और इसे होल्ड पर रख दिया। चारों ने इस मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदलने की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब तक जनता का गुस्सा बेकाबू हो चुका था और पुणे के लगभग 1000 प्रतिष्ठित शक्तिशाली लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मंजूरी दे दी। उसके बावजूद गिरोह ने निर्णय का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें बिजली की कुर्सी के अधीन किया जाना चाहिए, क्योंकि फंदा से फांसी एक दर्दनाक घटना थी। उनके परिवारों ने इस कथन का समर्थन करने के लिए डॉक्टरों को शामिल किया, लेकिन आखिरकार 27 नवंबर 1983 को पुणे शहर ने राहत की सांस ली, क्योंकि चारों को अंततः यरवदा सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। मुझे याद है कि जब आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी तब अदालत परिसर में भारी भीड़ थी। सज़ा सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को अदालत परिसर से बाहर ले जाते समय वास्तव में भीड़ पर हाथ हिला रहे थे जैसे कि वे नायक हों। शरद अवस्थी ने कहा, मौत की सज़ा के समय मौजूद एक एसीपी चारों में से सबसे छोटे मुनव्वर शाह ने जेल में रहते हुए एक तरह की आत्मकथा लिखी जिसका नाम था हाँ मैं दोषी हूँ। 1983 3 साल बाद 1986 में नाना पाटेकर अभिनीत एक मराठी फिल्म जिसे माफीचा साक्षीदार कहा जाता है 1986 में रिलीज हुई। 2003 में अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित 5 एक ही विषय पर आधारित कई फिल्म समारोह में प्रदर्शित की गई थी। जोशी अभयंकर हत्याकांड में दोषियों को फांसी पर लटका हुआ देखा गया। सालों बाद फिर ऐसा निर्भया कांड में राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम कान्होजी, जगताप और मुनव्वर हारून शाह ऐसे नाम हैं जिन्हें पुणे शहर कभी नहीं भूल पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।